सरकार उनको सही नहीं बता रही है, पर हम जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आपने देखा है 14 जून 2022 को सरकार ने नई अग्निपथ और अग्निवीर सैन्य भर्ती योजना शुरू की है। सबसे पहले मैं तो उसमें ये कहूँगा कि पिछले 2 साल पहले जो हमारे हजारों युवा इसमें मेडिकल और फिजिकल टेस्ट देकर के बैठे थे, 2 साल को बेचारे इंतजार करते रहे और उनकी कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई और ना ही सरकार ने बताया कि आप इसका इंतजार ना करें और उनकी एज भी ओवर हो गई, तो उनके साथ ये एक बहुत बड़ा पहला छल है। उन युवाओं को अपना विषय जो है अब वो किस तरीके से करेंगे, कई उनमें से ओवर एजुकेटेड हैं। अगली बात, हम एक पहाड़ी राज्य में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये 2 ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं कि जहां पर युवाओं में पहला जज्बा जो है सैन्य की सेवा करना, आप इतिहास उठा करके देख लें, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के कारगिल युद्ध तक इन प्रदेशों के जो हमारे युवा हैं उन्होंने क्या क्या कारनामे नहीं दिखाए हैं। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर कोई भी बड़ा उद्योग या बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। अब सरकार कहती है कि हम 4 साल के लिए आपको नई सेना भर्ती के तहत भर्ती करेंगे और 4 साल के बाद उसमें से 25% युवा जो है वो आगे रिटेन किए जाएंगे और 75% युवा जो है वो वापस भेज दिए जाएंगे। अगर आप ये देखें कि सरकार ये कहती है कि भी 75% जो युवा हैं हम उनको रोजगार देंगे। हम यहाँ पर पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो पहले पूर्व सैनिक हर साल 50,000 पूर्व सैनिक रिटायर होकर के आते हैं, आपने उनमें से कितनों को रोजगार दिया है, कितने % को आपने रोजगार दिया है? जो अब आप 4 साल की सर्विस करके जो युवा आएंगे उनको आप कहते हैं जी 75% को हम कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी देंगे। कोई कहता है हम उनको अपने ऑफिस में चौकीदार लगाएंगे। क्या हमारा सेना के लोग ये चौकीदारी करने के लिए रह गए हैं? तो इस तरीके की कई बातें चली हुई है और ये इसमें कोई सत्य नहीं है कि जब हमारे पूर्व सैनिक है, मैं प्रदेश का बताता हूँ, कुछ समय पहले मेरी बात भी हुई कि हमारे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जो राज्य सैनिक बोर्ड है उसमें अभी 3,000 पद खाली पड़े हैं। अभी अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम तो अभी शुरू हुई है। आप ये बताइए कि पिछले 4-4.5 साल से ये 3,000 पद हमारे पूर्व सैनिकों के लिए ये खाली क्यों पड़े हैं? आप इनको भी रोजगार नहीं दे पाए, तो यही हालत अन्य प्रदेशों में भी होगी। इसमें कोई भी हमें शक नहीं है, हमें कोई संशय नहीं है। मैं पूर्व सैनिकों से मिलता रहता हूँ, कोई कहता है कि पिछले 4 साल तक कोई बुलावा नहीं आया, कोई कहता है 8 साल तक नहीं आया। तो इस तरीके की कई चीजें हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बात से सहमत है कि सेना युवा रहनी चाहिए। कारगिल युद्ध जो हुआ, कारगिल युद्ध के बाद जैसे युद्ध खत्म हुआ उसके 3 दिन के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में भी ये लिखा गया कि सेना युवा रहनी चाहिए, पर ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि उस रिव्यू कमेटी में क्या है। आप नेट के ऊपर इसको पढ़ सकते हैं। उसमें ये लिखा गया कि सेना में जो एक सिपाही भर्ती होता है उसको 10 से 12 साल तक सेना में सेवा करने दी जाए। आप यहाँ 4 साल की बात करते हैं। कारगिल रिव्यू कमेटी में ये मेंशन है कि भी 10 से 12 साल इसमें उनको सेना सेवा में रख करके उनको पैरामिलिट्री में आप नौकरी दें। इको टास्क फोर्स जैसी हमारी जो आर्मी की यूनिटें हैं, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में है, उसमें नौकरी दें। वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ऐसे जो विभाग हैं हमारी सेना प्रशिक्षित है, उसमें आप उनको एडजस्ट करें, उनको पे, पेंशन ये सारे दें। अगली बात आ गई 4 साल की। 4 साल में आपको मैं बताऊं 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग का उसमें बताया गया है। 4.5 साल में कुल नौकरी में आपकी 2.5 साल की जो नौकरी होगी, 1.5 साल आपकी छुट्टियां हैं जिसमें एनुअल लीव है, जिसमें CL है, उसके अलावा त्योहार है, इतवार है, शनिवार है, ये सारी छुट्टियां। तो 1.5 साल आपका छुट्टी में चला जाता है, तो 2.5 साल की आपकी नौकरी। अब 2.5 साल का जो जवान तैयार होगा वो कैसे करेगा? आप कहते हैं जी वो बंदूक चलानी सीख जाएगा। बात यहाँ बंदूक की नहीं है,
इन्फेंट्री में स्मॉल आर्म्स के अलावा आप ये बताएं, हमारे आर्टिलरी के जवान बैठे हुए हैं यहाँ पर, आरटी की गने हैं, आर्मर्ड के टैंक हैं, उसको चलाने के लिए, उसका प्रशिक्षण लेने के लिए जो है एक रिक्रूट को सिपाही बनने के बाद कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं, तब जाकर के वो प्रशिक्षित होता है। अगली बात, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। उस केस में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई ऐसा मुद्दा हो, क्योंकि सेना हमारे देश का एक ऐसा अंग है जिसके ऊपर देश टिका हुआ है और हमारा जो पड़ोसी देश हैं उनसे हम घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और पाकिस्तान इसी से डरता है कि हमारे जो सैनिक हैं ये बहुत प्रशिक्षित हैं। पुरानी जो भर्ती है उसके तहत हमारी जो ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग या हथियार की ट्रेनिंग है, वो बड़ी पुरानी है और 200-250 साल से ये भर्ती चल रही है इस तरीके की। आप उस सिस्टम को ख़त्म भी करें। नाम, नमक और निशान हमारे इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में बोला जाता है। नाम, नमक और निशान जो है ये किसी भी सेना की, किसी भी रेजिमेंट या यूनिट की बैकबोन है, और इन्फेंट्री पूरी इंडियन आर्मी की बैकबोन है। आप इसकी बैकबोन को नहीं छेड़ें, नहीं तो इसका आने वाले समय में, भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा और यदि कोई आप पूछना चाहें तो मैं आपके जवाब थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा ऑफिसर मैन ऑफ इंडिया युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी को कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सेगल जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ में हमारा पत्रकार साथी लोग को, हिमाचल है तो एक, मैं दूसरे स्टेट में भी, कल मैं आसाम में था, हिमाचल का डायरेक्ट प्रेस मीट में वहाँ बराक वैली में हम लोग ने रिलीफ वर्क कर रहा था। वहाँ चैनल जो वहाँ स्थिति है वो नहीं दिखा रहा था, तब मैंने बोला जो बीजेपी राज है वहाँ हिमाचल और मैं और एक स्टेट का नाम लिया, और दोनों को दिखाते उसी एंगल से यहाँ भी असम में दिखाना चाहिए करते मैं सभी पत्रकार साथी, और बहुत सारी विस्तार से अग्निपथ को लेके सेगल साहब ने आपके सामने बात रखी। यही सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का जो बात किया, 1 मैन 1 पेंशन, 1 मैन 1 रैंक का बात किया। ऐसे कौन सा स्कीम इन लोग ने लेके आया, इसमें कोई पेंशन नहीं है, कोई रैंक नहीं। इस तरीके का जो स्कीम है, मेरे को लगता है इस देश का युवा को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा रोड मैप बना के लाए ये बीजेपी सरकार ने। क्लियर इस पे दिख रहा है, जो सेगल साहब ने जो बात रखी इससे क्लियर हो रहा है। मैं ये कहता हूँ, इनके जो कुछ मंत्री लोग हैं इसके बहुत अच्छे गिना रहे हैं, देश में पीसी कर रहा है, अग्निपथ ऐसा है, अग्निवीर ऐसा है। मैं यहाँ इस प्रेस वार्ता से मैं सारे बीजेपी लीडर्स को मैं निवेदन करता हूँ, बहुत अच्छा स्कीम है ना, सारे आपके बच्चे लोग को जो भी काम कर रहे हैं उसको इस्तीफा दिला दे, वहाँ सबको अग्निपथ ज्वाइन करा, बहुत अच्छा है। अमित शाह का बेटा को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बीसीसीआई सेक्रेटरी को इस्तीफा दे दे, यहाँ भी ऑफिसर के काम बने, अग्निपथ स्कीम से ज्वाइन हो गए। तो हमेशा इस देश का युवा के ऊपर कुछ ना कुछ थोपने का काम ये सरकार नहीं कर रही है, ये बिल्कुल इस देश में सही नहीं जा रहा है। यही लोग बोलते हैं मेरे ऑफिस में, उनके पार्टी के ऑफिस में चौकीदार इंडियन आर्मी का सोल्जर्स को किस तरीके के भाषा में इनके मंत्री यूज करता है, कभी सोच सकते हैं हम आज भी कोई इंडियन आर्मी का सिपाही देख के हम खड़े होके उनको सैल्यूट मारते, क्यों? इस देश का सुरक्षा के लिए, देश का सेवा करने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस, घर परिवार सब कुछ छोड़ के
सीमा में वो लोग दिन भर रात काम करने का काम, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडे पे वो काम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को लेके इस तरह का जो टिप्पणी कर रहा है वो कहीं ना कहीं दुखी होता है। उसके बाद उनको कोई उसको ना इस तरीके के बात ना करे करके इनका जो संस्कार पार्टी कहते हैं इन लोग ने, तो यही संस्कार है, वो लोग बताता नहीं है इस तरीके के बात मत बोलो भाई। वो भी कुछ भी बोल देता है इन लोगों ने। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैक्ट्री है उस पर जो भी कुछ आएगा वो बता देगा। ये वादा हमने किया, जो 2 करोड़ का नौकरी का वादा, वो उन्होंने किया। साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा उन्होंने किया। कितने नौकरी दे पाए 8 साल में? 8 साल में इन लोग ने जानलेवा नोटबंदी लाया, नौकरी छीनने का काम किया। गब्बर सिंह टैक्स लेके आए, नौकरी छीनने का काम किया। और कोरोना 1 आए, कोरोना 2 आया, और उसके बाद नया स्कीम लेके आ रहे। मीन्स सुबह एक झूठ बोलेगा नरेंद्र मोदी साहब ने, एक झूठ बोलेगा सुबह 12 बजे, अमित शाह जी आएंगे वो एक झूठ बोलेगा, शाम को नड्डा साहब आएगा 6 बजे वो एक झूठ बोलेगा। बाद में इनका जो मेंबर्स है कोर ग्रुप का जो यूनिवर्सिटी का, वो लोग रात भर मीडिया में आके झूठ बोलने के अलावा इस देश का युवा का हित में और इस देश का हित में कोई एक ऐसे स्कीम हो, कोई एक ऐसे काम बता दे 8 साल में इस देश के लिए किया क्या, इस देश को लूटने के अलावा किया क्या। धर्म के नाम पे भी किस तरीके का राजनीति इन लोग ने किया। उदयपुर का जो इंसिडेंट में किसका नाम आए, अभी जम्मू कश्मीर में किसका नाम आए, राष्ट्रवाद का नाम पे इन लोग ने दुनिया भर का जो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, अभी इनका पर्दा साफ हो गया है। मैं इन सरकार को पूछना चाहता हूँ, हिमाचल में कितने लोगों को आप लोग ने नौकरी दिया ये तो बता दो आंकड़ा। साहब ने बता दिया एक सर्विसमैन 4000 लोग, अभी 3,000 लोग, अभी उन तक कभी नौकरी नहीं दे पाया इन लोगों ने। जो कोरोना काल में जो किस तरीके के लोग या टूरिज्म इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट का तमाम चीजें, होटल से लेके तमाम लोग कितने परेशान थे, तब इन लोग ने जो उनको पैसा देने का इन लोग ने बात किया, नोटिफिकेशन निकाला है, कितने लोगों को इन लोग ने मदद करने का काम किया। कभी एक भी इनके पास अभी तक आता है। आप पूछेगा 11 बार हम लोग ने आरटीआई लगाया है इन लोगों को, एक नहीं 11 बार, 9 बार कोई रिप्लाई नहीं दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन ही देने को तैयार नहीं है, तो इनके पास कोई पेपर ही नहीं है, किसी को नौकरी ही नहीं दिया। नौकरी देने का बात आ गई, एग्जाम नोटिफिकेशन हो गया, एग्जाम होगा, एग्जाम पेपर लीक हो जाएगा। ये पेपर लीक सरकार, क्यों तो बीजेपी सरकार कहाँ है, वहां हर स्टेट में पेपर लीक हुआ है। आप गुजरात में देखो 35 टाइम्स पेपर लीक हुआ है। ऐसे क्या है भाई, एक व्यक्ति 16 बार उसका नाम आता है, उसको कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं तो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं लगता है मेरे को इसके पीछे इन लोगों ने इन्वॉल्व है। हिमाचल में हुआ है, कितने बार हुआ? 10 बार, और 4 बार हो सकते हैं चुनाव में, वो भी सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग कुछ भी कर सकते हैं। हिमाचल का युवा के बारे में कभी इन लोग ने सोचा क्या? घर परिवार में तैयारी करता है, 4 साल लगता है, 5 साल लगता है, माँ बाप इस बार मेरा बेटा तो नौकरी लगेगा, इसको अच्छी तरह से मेहनत करा दो, दिन भर रात उनके पढ़ाई को कंसंट्रेट करेगा, पेपर वो एग्जाम लिखेगा, इनके लोग पेपर लीक करेगा, बाद में वो बंद हो जाएगा एग्जाम। ये उत्तराखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, हर स्टेट में, कर्नाटक में, तो मैं कर्नाटक से आता हूँ, वहां तो 40% सरकार चल रही है।
आप खुले पे कुछ भी देगा वैसे वहाँ कुछ काम हो जाए। कोई पढ़ने का लिखने का अभी ऑफिशियल सरकार ने वहाँ शायद सर्कुलर भी निकाल देगा। इस तरीके का जो सरकार चला रहे हैं, जनता इस बार देख रहे हैं ध्यान से। बीजेपी की जो 4.5 साल में जो हालत यहाँ किया है, महंगाई, किसके पास अभी पैसा नहीं है, उसका महंगाई इतने आसमान छू रहा है, कमर तोड़ का महंगाई है। तो आज भी 50 रुपए बढ़ा दिया सिलेंडर पे, 50-100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए बढ़ा दो। उसमें बीच में ये लॉकडाउन, जब चुनाव आ जाए तो लॉकडाउन लगाते हैं, थोड़ा उसका रेस करना बंद कर देता है, बाद में तुरंत करना है। अभी चुनाव आने वाला है, अभी इसके बाद थोड़ा इसको 20 रुपए कम करेगा, हमने कम कर दिया बोलेंगे। तो 100 रुपए बढ़ा के 20 रुपए कम करने का काम इन लोगों ने किया और कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा जो घोटाला भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, मैं ये सरकार और अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को मैं पूछता हूँ, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमको, पुराना दिन लौटा दो साहब। वही 50 बढ़ा, इसीलिए मेरा पुराना दिन ही दे दे, अच्छे दिन नहीं चाहिए। 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख नहीं चाहिए साहब। हम सब लोग 15 लाख अलग करके आपको वापस दे देते। आप तो वादा किया नहीं दे पाए, हम सबसे भीख मांग लेते हैं। 15 लाख सरकार को ही वापस देता है। इस तरीके का जो आप लोग ने टीवी में आके, ये टेलीविजन सरकार है, टीवी में आना, स्कीम लेके आना, टीवी में आना, वापस लेके जाना, इसके अलावा कोई ये नहीं है। जो हिमाचल के लिए विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है, तो जनता भी समझ चुका है। काला धन का बात किया, अभी स्विस बैंक में कितने गुना बढ़ चुका है, कितने इन लोग ने कर्जा ले लिया है अभी सरकार। ये लोग 8 साल में पहले कितना लाख करोड़ कर्जा था, इन लोग आने के बाद कितना हो गया। मीन्स नाम चेंज करना, सेल करने के अलावा, इस देश को बेचने के अलावा और कुछ नहीं किया है। मैं सारे हिमाचल वासी से मैं निवेदन करता हूँ, हमको संविधान को बचाना है, इस डेमोक्रेसी को बचाना है। हिमाचल का युवा को, फार्मर्स को, महिला को, सभी वर्ग को, छोटे छोटे बिजनेस, टूरिज्म, जो भी बिजनेस करे सबको बचाना है। तो इस बार इस बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम जनता करना है। तो मेरे को हर जगह दिखता है इस लेवल पे लोग कांग्रेस के तरफ से आ रहे हैं, जो चर्चा कर रहा है 100% सरकार बनेगी और बनते ही हिमाचल का युवा को और किसान को, सभी और सभी समाज लोगों के हित में जो काम करने का और एक उनके जो क्या चाहते हैं युवा, उनकी बात को सुन के उनका काम करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। और बोलने के लिए इनके एक नहीं है, बहुत लंबा है। तमाम जो आज सबसे ज्यादा अग्निपथ पे था, इसीलिए सिंगल साहब ने विस्तार से आप लोग के सामने बताया। क्यों तो आप 1971 मार्च से लेके तब भी आप जो आंकड़ा निकाल के देखेगा, हिमाचल उत्तराखंड का सबसे ज्यादा लोग वहाँ हमेशा देश के लिए सेवा करने से शहीद, ऐसे समय में शहीद भी हुआ है। एक इतिहास है, वीर भूमि है हिमाचल। तो ऐसे जगह पे इस तरह का देशभक्त के नाम पे राजनीति करना और उसी तरफ से पीछे से इनका चेहरा अलग दिखाना, ये अच्छा नहीं है। शेखर साहब, आपका जो भी अग्निपथ को लेके जो भी आपका सवाल है, वो सवाल को एकदम उसी पे बहुत साल